हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका टाइटल है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये टॉपिक फ़िलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस में इक्वली रेलेवेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है सोसाइटी में वेल्थ, इनकम, गुड्स और सर्विसेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। ये क्वेश्चन सिर्फ थेरेटिकल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल भी है। जब आप न्यूज़ में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी या फिर वेलफेयर स्कीम्स के बारे में सुनते हैं तब आप एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के क्वेश्चन से डील कर रहे होते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। हम डिफरेंट फिलोसोफर्स के थियरीज डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखकर अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई होते हैं और फाइनली हम मॉडर्न चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर का एम ये है कि आप लोग थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी समझ जाएं। तो सबसे पहले आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कोर में एक फंडामेंटल फिलॉसफिकल और प्रैक्टिकल डिलेमा है जो हर ऑर्गेनाइज सोसाइटी फेस करती है, जो कि है लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना चाहिए ताकि ये मॉरली जस्टिफाइबल और सोशली सस्टेनेबल हो सके। ये रिसोर्सेज सिर्फ मटेरियल वेल्थ तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इट इनकम्पैसेस educational opportunities, healthcare access, political power, social recognition, or even basic liberty rights. Contemporary distributive justice discourse में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जस्टिस के बीच डिस्टिंक्शन क्रूशल है क्योंकि दोनों लेवल डिफरेंट मॉरल फ्रेमवर्क्स और प्रैक्टिकल मैकेनिज्म्स रिक्वायर करती हैं। इंट्रा स्टेट जस्टिस प्राइमरीली कंसर्न है डोमेस्टिक पॉलिसीज से, चाहे वो टैक्सेशन सिस्टम हो, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो, एजुकेशनल पॉलिसी, हेल्थ केयर प्रोविजन हो, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है सिटीजन के लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ को। इंटर स्टेट जस्टिस however deals with global inequalities, international trade arrangements, development aid, climate justice और transnational resources sharing। ये distinction particularly important है developing countries like India, जहाँ डोमेस्टिक इनइक्वालिटी एड्रेस करते वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ये बात हो गई कि बेसिक एक हमें मतलब पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या होता है। जो कोर चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की वो हमें पता चल गया। अब हम डिफरेंट स्कॉलर्स के पर्टिकुलर वर्क को डिस्कस करेंगे, उनके थ्योरेटिकल एनालिसिस को हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले आता है रॉबर्ट नॉजिक का एंटाइटलमेंट थियरी। रॉबर्ट नॉजिक का एंटाइटलमेंट थियरी उनके फेमस बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया जो कि 1974 में आई थी, इसमें प्रेजेंट किया गया है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए एक लिबर्टेरियन अप्रोच देता है। ये थियरी बेसिकली पैटर्न बेस्ड थियरीज ऑफ जस्टिस को चैलेंज करता है। मतलब ये है कि नॉजिक का कहना है कि जस्टिस इवैल्यूएट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिख रही है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनी है। अगर लेजिटिमेट प्रोसेस फॉलो हुई है प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, तो चाहे फाइनल रिजल्ट में कितनी भी इनइक्वालिटी हो वो जस्ट है। ये प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है हमारे जितने भी कंसिक्वेंशलिस्ट थियरीज से, जो कि आउटकम देखकर जज करते हैं, जैसे इक्वालिटी या फिर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो अब देखते हैं इस पर्टिकुलर थियरी का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कोर फिलॉसफी क्या है। तो नॉजिक का एंटाइटलमेंट थियरी एक फंडामेंटल प्रेमाइस पे बेस्ड है कि इंडिविजुअल्स के पास स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट नेचर के होते हैं। ये राइट्स नेचुरल राइट्स समझे जाते हैं जो सोशल कन्वेंशंस या फिर स्टेट रिकग्निशन से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। थियोरी का अप्रोच जो है वो डीऑन्टोलॉजिकल है, मतलब ये एक्शंस की राइटनेस पर फोकस करता है ना कि उनके कंसिक्वेंसेस पर, और इंडिविजुअल लिबर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है।
नॉजिक एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट करता है जो वो पैटर्न थियोरीज कहता है जस्टिस की। ये वो थियोरीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को जज करती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही हैं या नहीं, जैसे इक्वालिटी, नीड या डेजर्ट। इंस्टेड नॉजिक आर्ग्यू करता है कि एक अनपैटर्न या हिस्टोरिकल थियोरी के लिए जहाँ जस्टिस प्योरली डिपेंड करता है लेजिटिमेट प्रोसेसेस पर जिनसे होल्डिंग्स एक्वायर और ट्रांसफ़र हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी लेजिटिमेट तरीके से आई है तो वो जस्ट है, चाहे वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करे या ना करे। अब इस पर्टिकुलर एंटाइटलमेंट थियोरी के लिए इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं। जो पहला प्रिंसिपल है उसको देखते हैं, जस्टिस इन एक्विजिशन। पहला प्रिंसिपल जस्टिस इन एक्विजिशन कहता है कि प्रीवियसली अनओन्ड रिसोर्सेज को कैसे लेजिटिमेटली प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट जॉन लॉक के लेबर थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी से हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। नॉजिक का आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिविजुअल्स नेचुरल रिसोर्सेज में प्रॉपर्टी राइट्स एक्वायर कर सकते हैं लेजिटिमेट एप्रोप्रिएशन प्रोसेस के थ्रू, लेकिन ये एक्विजिशन सब्जेक्ट है जो नॉजिक लोकियन प्रोविजो कहता है। मतलब ये कंस्ट्रेंट है कि इनफ एंड एज गुड अदर्स के लिए लेफ्ट करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई एक इंसान है, एक रिमोट एरिया में जाता है जहाँ कोई मिनरल डिपॉजिट्स डिस्कवर करता है। अगर वो अपने लेबर और रिसोर्सेज यूज़ करके ये मिनरल एक्सट्रैक्ट करता है और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है दूसरे लोगों पर, तो वो लेजिटिमेटली ये मिनरल का ओनर बन सकता है। लेकिन अगर इसके एक्सट्रैक्शन से सराउंडिंग कम्युनिटीज़ का वाटर सप्लाई कंटामिनेट हो जाता है तो ये लोकियन प्रोविजो वायलेट करता है, क्योंकि दूसरे लोग की सिचुएशन वर्स हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये ख्याल रखना है कि हम दूसरे के सिचुएशन को वर्स ना करें अपने गेन से। कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में एक और पर्टिकुलर अगर एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है, या फिर नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और इन्वायरमेंटल कॉमन्स के डिस्कशन में भी हम ये बात काफ़ी बार इस पहलू को डिस्कस करते हैं। जब कोई कंपनी फार्मास्यूटिकल रिसर्च करके नई मेडिसिन डेवलप करती है तो वो पेटेंट के थ्रू प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम कर सकती है, लेकिन ये राइट जस्टिफाइड है ओनली इफ इसका डेवलपमेंट प्रोसेस लेजिटिमेट था और ये सोसाइटी के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल। सेटलमेंट थ्योरी की जो दूसरी प्रिंसिपल है उस पे जो दूसरा प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं जस्टिस इन ट्रांसफ़र। जस्टिस इन ट्रांसफ़र कहता है कि लेजिटिमेटली हेल्ड प्रॉपर्टी कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकती है। ट्रांसफ़र जस्ट होते हैं जब वो वॉलंटरी एक्सचेंजेस, गिफ्ट्स, इनहेरिटेंसेस या अदर कंसेंशुअल मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, बिना किसी फ्रॉड, कोअर्जन और डिसेप्शन के। इसका बेसिक मतलब ये है कि जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं या ख़रीदते हैं तो दोनों पार्टी फ्रीली अग्री करना चाहिए ट्रांजैक्शन पर। ट्रांसफरर के पास मेंटल कैपेसिटी होना चाहिए डिसीजन लेने का, कोई मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए और कोई फोर्स, थ्रेट या अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए जो ट्रांजैक्शन को इन्फ्लुएंस करे। एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप अपने फ्रेंड को अपनी बाइक गिफ्ट करते हैं तो ये लेजिटिमेट ट्रांसफ़र है, क्योंकि आप वॉलंटरीली ये डिसीजन ले रहे हैं बिना किसी प्रेशर के। लेकिन अगर कोई पर्सन आपको थ्रेटन करता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो वो आपको हार्म करेगा, तो ये इलेजिटिमेट ट्रांसफ़र होगी। सिमिलरली अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है प्रॉपर्टी के बारे में और उसके बेसिस पर आप ट्रांसफ़र करते हो तो ये भी अनजस्ट है। ये प्रिंसिपल फ्री मार्केट ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, वाइल थेफ्ट, फ्रॉड और फोर्स्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन को कंडेम करता है एज वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स।
अब थर्ड प्रिंसिपल की बात करें तो थर्ड प्रिंसिपल जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस है। ये एड्रेस करता है वो सिचुएशंस जहाँ प्रॉपर्टी एक्वायर या ट्रांसफ़र हुई है इलेजिटिमेट मीन्स से। जब पहले दो प्रिंसिपल्स की वायलेशंस होती हैं तो रेक्टिफिकेशन नेसेसरी हो जाती है जस्ट होल्डिंग्स रिस्टोर करने के लिए। रेक्टिफिकेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। रेस्टिट्यूशन मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी को राइटफुल ओनर्स को वापस करना। कॉम्पनसेशन मतलब इक्विवेलेंट वैल्यू प्रोवाइड करना जब डायरेक्ट रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। या फिर पनिशमेंट मतलब पेनल्टीज इम्पोज करना उन लोगों पर जो प्रॉपर्टी राइट्स वायलेट करते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर कोई आपकी कार चोरी करता है तो आइडियल रेक्टिफिकेशन ये है कि वो कार वापस करे ओरिजिनल कंडीशन में। अगर वो डैमेज्ड है तो रिपेयर कॉस्ट भी पे करें। हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस के केस में रेक्टिफिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे कि स्लेवरी और कॉलोनियलिज्म के केसेस में डिटरमाइन करना कि एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन क्या होगी, ये सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। अगर सेंचुरीज पहले किसी कम्युनिटी की लैंड फोर्सफुली ली गई थी तो अब करंट जनरेशन्स में से किसको कॉम्पनसेशन देना चाहिए और किस फॉर्म में, ये डिटरमाइन करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये थियोरी है नॉजिक की थियोरी, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यूजिंग ऑल दीज 3 प्रिंसिपल दैट ही हैज़ मेंशन। एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सपोज एक एंटरप्रेन्योर वेकेंट लैंड डिस्कवर करता है जहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। वो अपने रिसोर्सेज और लेबर यूज़ करके माइनिंग ऑपरेशन सेटअप करता है, इंश्योरिंग कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मिनिमल डैमेज हो और लोकल कम्युनिटीज़ को जॉब्स प्रोवाइड करे। ये लेजिटिमेट एक्विजिशन है अंडर जस्टिस इन एक्विजिशन प्रिंसिपल। फिर वो ये मिनरल्स को टेक्नोलॉजी कंपनी जो है उनको वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेच देता है फेयर मार्केट प्राइस पे। ये लेजिटिमेट ट्रांसफ़र है। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर उसके माइनिंग इक्विपमेंट को चोरी कर लेता है तो वो इक्विपमेंट वापस करना होगा या फिर इक्विवेलेंट कॉम्पनसेशन देना होगा अंडर रेक्टिफिकेशन प्रिंसिपल। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमने ये तीनों जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसको हमने समझ लिया कि एक रियल लाइफ सिचुएशन में वो कैसे यूज़ होगा नॉजिक की थियोरी के थ्रू। अब हम देखते हैं कि जो नॉजिक की थियोरी है वो उसका स्ट्रेंथ क्या है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी इंट्यूटिव अपील क्या है। नॉजिक का थियोरी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका ये है कि ये कॉमन मॉरल इंट्यूशन के साथ अलाइन करता है। प्रॉपर्टी राइट्स, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और थेफ्ट की रॉन्गनेस के बारे में ये बात करता है। मोस्ट पीपल इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड करते हैं कि लेजिटिमेटली अक्वायर्ड प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और स्टोलन गुड्स वापस करना चाहिए। ये एक जनरल कॉमन सेंसिकल व्यू है हर एक इंसान के बीच में। ये अंडरस्टैंडिंग डीपली रूटेड है ह्यूमन साइकोलॉजी में और क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व होती है। थियोरी स्ट्रांग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए बाय लिमिटिंग स्टेट्स पावर टू रीडिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ये इंडिविजुअल को ऑटोनमस एजेंट्स ट्रीट करता है विद फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट नहीं हो सकते हैं मियरली सोशल गोल्स अचीव करने के लिए। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपकी लेजिटिमेटली अर्न प्रॉपर्टी फोर्सफुली रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है जस्ट बिकॉज वो इक्वालिटी प्रमोट करना चाहती है। उसके बाद जो प्रोसीजरल क्लैरिटी है वो एक इसका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस थियोरी का। अनलाइक थियोरीज जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस रिक्वायर करते हैं यूटिलिटी या नीड की, नॉजिक्स थियोरी रिलेटिवली क्लियर प्रोसीजरल गाइडलाइंस ऑफर करता है जस्ट होल्डिंग्स डिटरमाइन करने के लिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रोसेसेस।
आपको बस ये चेक करना है कि एक्विजिशन और ट्रांसफर्स लेजिटिमेट थे या नहीं। कॉम्प्लिकेटेड आउटकम्स मेजरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्विजिशन है वो लेजिटिमेट है या नहीं, जो ट्रांसफ़र हुआ किसी को वो प्रॉपर्टी वो लेजिटिमेट है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ लेजिटिमेट है तो वेदर इट generates poverty, inequality or whatever, it is a just action. So Nozick focuses on these aspect of distributive justice. Now coming to the major criticism of this particular theory, ओरिजिनल एप्रोप्रिएशन का प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है नॉजिक के थियरी का। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि मियर डिस्कवरी या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी सफिशिएंट मॉरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। ये आर्बिट्ररी लगता है कि जो पर्सन पहले पहुंचा वो सब कुछ क्लेम कर सकता है। लेबर मिक्सिंग मेटाफर भी फिलोसफिकली प्रॉब्लमैटिक है। अगर मैं वाइल्ड ट्री से एप्पल पिक कर लेती हूँ तो क्या मैं एप्पल का ओनरशिप मेरे को मिल जाता है, या फिर मैं अपना लेबर लूज़ कर देती हूँ अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिलता है। तो ये कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लोकियन प्रोविजो की इंटरप्रिटेशन के बारे में भी डिसएग्रीमेंट है। क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है इनफ एंड एज गुड लिविंग फॉर अदर्स, पर्टिकुलरली स्कार्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो क्या फर्स्ट पर्सन सब कुछ ले सकता है और वो टेक्निकली इनफ लीव कर रहा है इवन इफ क्वालिटी पुअर है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली एक्यूट है। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी लाइफ सेविंग ड्रग का पेटेंट लेती है तो क्या वो इनफ एंड एज गुड ऑल्टरनेटिव लीव कर रही है। हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और रेक्टिफिकेशन के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में मेजर प्रॉब्लम है। डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन हिस्टोरिकल इनजस्टिस के लिए ऑफन इम्पॉसिबल प्रूव होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको स्लेवरी और कॉलोनियलिज्म के बारे में बताया। तो अब हम बात करते हैं जो ये थियोरी है नॉजिक की, उसका रिलेशनशिप क्या है दूसरे इम्पॉर्टेंट थियरीज के साथ। सबसे पहले हम रॉल्स की थियरी के साथ देखते हैं। तो जॉन रॉल्स के थियरी ऑफ जस्टिस के साथ कॉन्ट्रास्ट बड़ा ही क्लियर है। रॉल्स एम्फेसाइजेस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो डिटरमाइन होता है वेल ऑफ इग्नोरेंस के बिहाइंड, लेकिन नॉजिक एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट करता है ये अप्रोच, आर्ग्यूइंग कि कोई एंड स्टेट प्रिंसिपल कंटिन्यूसली रियलाइज नहीं हो सकता विदाउट कंटिन्यूस इंटरफेरेंस इन पीपल्स लाइफ। रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल कहता है कि इनइक्वालिटीज जस्टिफाइड हैं ओनली इफ वो वर्स्ट ऑफ को बेनिफिट करता है, लेकिन नॉजिक कहता है कि लेजिटिमेट प्रोसेसेस से आने वाली इनइक्वालिटीज ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड है। आई टेक अ पॉज फॉर अ मोमेंट एंड आई लेट यू नो कि आप प्लीज़ घबराएं नहीं जॉन रॉल्स की थियरीज़ के बारे में। मैं आगे जॉन रॉल्स की थियरी भी पढ़ाऊंगी इसी लेक्चर में, तो अभी थोड़ा सा समझने के लिए आप समझ लें, बाकी जब मैं जॉन रॉल्स पढ़ाऊंगी तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं लिबर्टेरियन ट्रेडिशन में नॉजिक का वर्क बिल्ड करता है क्लासिकल लिबरल थिंकर जैसे कि जॉन लॉक और कंटेम्प्रेरी लिबर्टेरियन लाइक हायक, while providing सिस्टमैटिक फिलोसफिकल फाउंडेशन मिनिमल गवर्नमेंट के लिए। हाइक का स्पॉन्टेनियस ऑर्डर कॉन्सेप्ट अलाइन करता है नॉजिक के हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ, लेकिन नॉजिक जो है वो मोर एक्सप्लिसिट है इंडिविजुअल राइट को साइड कंस्ट्रेंट ट्रीट करने में। अब यूटिलिटेरियन क्रिटिक देखते हैं। यूटिलिटेरियन क्रिटिक नॉजिक के अप्रोच का ये है कि यूटिलिटेरियन अप्रोचेस डिस्ट्रीब्यूशंस जज करते हैं उनके कंसिक्वेंसेस से ओवरऑल वेलफेयर के लिए, लेकिन नॉजिक का जो डीऑन्टोलॉजिकल अप्रोच इंडिविजुअल राइट्स को साइड कंस्ट्रेंट ट्रीट करता है, जो वायलेट नहीं
हो सकता है इवन ग्रेटर गुड प्रमोट करने के लिए। ये फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है अबाउट मॉरल प्रायोरिटी इंडिविजुअल राइट्स की वर्सेस कलेक्टिव वेलफेयर की। अब जो नेक्स्ट थियोरी हम जिसकी बात करेंगे वो हायेक्स की थियोरी है, हायेक्स क्रिटिक ऑफ सोशल जस्टिस। फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन हाइक का सोशल जस्टिस पर क्रिटिक मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करता है जो ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को फंडामेंटली चैलेंज करता है। हाइक का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है कि सोशल जस्टिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इंटेलेक्चुअली मीनिंगलेस और प्रैक्टिकली डेंजरस है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस मार्केट ऑर्डर की नेचुरल फंक्शनिंग को डिस्टॉर्ट करता है। उसका फिलोसफिकल स्टैंस ये स्टैब्लिश करता है कि जस्टिस सिर्फ इंडिविजुअल ह्यूमन एक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल होता है, कलेक्टिव सोशल आउटकम्स या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए नहीं। हायेक की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का फाउंडेशन स्पॉन्टेनियस ऑर्डर थियोरी पर बेस्ड है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम्स नेचुरली इमर्ज होते हैं इंडिविजुअल एक्शंस के अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस से रादर देन कॉन्शियस डिज़ाइन या प्लानिंग से। जब हम मार्केट इकोनॉमी को ऑब्जर्व करते हैं तो थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट और लोकल नॉलेज के बेसिस पर इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं। सप्लायर अपना प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करता है, कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस करता है, एंटरप्रेन्योर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है। इन काउंटलेस इंडिविजुअल चॉइसेस का एग्रीगेट रिजल्ट एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ एलोकेशन क्रिएट करता है, लेकिन ये पैटर्न किसी सिंगल माइंड या अथॉरिटी का डेलिबरेट क्रिएशन नहीं है। सिंस नो आइडेंटिफाइबल एजेंट डेलिबरेटली डिजाइन दिस आउटकम, हायेक आर्ग्यू करता है कि इसको जस्ट या फिर अनजस्ट लेबल देना कैटेगोरिकल एरर है। जस्टिस कॉन्सेप्ट सिर्फ इंटेंशनल ह्यूमन एक्शंस पर अप्लाई हो सकते हैं, अनइंटेंडेड सोशल फिनोमिनन पर नहीं। इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट करते हैं जो कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है। कंसिडर करते हैं कि माइकल नाम का इंसान है, उसका केस कंसिडर करते हैं जो 1984 में राइट टू बाय पॉलिसी के अंदर अपना काउंसिल हाउस 5,000 पाउंड में परचेज करता है। प्रॉपर्टी मार्केट अप्रिसिएशन की वजह से 2000 तक उसका जो हाउस है उसकी वैल्यू जो है बहुत बढ़ जाती है। वो 5,000 से सीधा 300,000 हो जाती है। वो क्या करता है, प्रॉफिटेबल वो में सेल कर देता है अपने हाउस को और स्पेन में कंफर्टेबल रिटायरमेंट एंजॉय करता है। साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि जूडी जो है, एक और there is this another person named जूडी, वो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में काउंसिल हाउस बाय करती है, लेकिन इकोनॉमिक डिफिकल्टीज के कारण मॉर्गेज पेमेंट मेंटेन नहीं कर पाती है और इवेंचुअली रीपोजेशन फेस करती है, उसका घर वापस ले लिया जाता है। थर्ड सिनेरियो में एक और इंसान आता है जिसका नाम है जॉन। वो एंटरप्रेन्योरल वेंचर लॉन्च करता है, लेकिन मार्केट कंडीशंस और कंपटीशन की वजह से उसका जो बिजनेस है वो फेल हो जाता है और वो जो उसको अपना हाउस था उसको लूज करना पड़ता है। लेकिन एक ब्रिजिट नाम की लड़की है, वो सेम जो जॉन ने किया एग्जैक्टली सेम टाइप की सर्विस ऑफर करती है, बट आफ्टर 5 years। लेकिन उससे क्या हुआ कि उसको बेटर टाइमिंग मिली और रिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ उसने शुरू किया और उसका रिजल्ट ये हुआ रिमार्केबल सक्सेस। तो हायेक का पॉइंट ये है कि इन वास्टली डिफरेंट आउटकम्स में से कोई भी सिस्टमैटिक इनजस्टिस रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये इंडिविजुअल चॉइसेस, मार्केट टाइमिंग, पर्सनल सर्कमस्टांसेस और काउंटलेस अदर फैक्टर्स का नेचुरल कंसिक्वेंस है। ये एक एग्जाम्पल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि मान लो किसी ने
कोई एक इंसान है जो 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के टाइम पे अपना एक स्मॉल प्लॉट खरीदता है दिल्ली के आउटस्कर्ट में, ठीक है। मान लो कि उसने नहीं खरीदा, उसके दादाजी ने खरीदा, वो इनहेरिट करता है, ठीक है। अब इनिशियली जो है उस प्लॉट का जो कॉस्ट है या फिर बोल सकते हैं उसका प्राइस जो है वो 50,000 है। लेकिन आफ्टर रैपिड ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, आईटी बूम जो हुआ आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में, बीट, गुड़गांव और नोएडा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो रेट है वो 2 करोड़ हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को बेच के दिल्ली में कहीं अच्छी जगह घर ले लिया, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। तो बेसिकली एक हम देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छी लाइफ ये जीने लगा, ठीक है। लेकिन वही अगर सेम इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड किसी यूपी और बिहार के गांव में है जहाँ पे कि अर्बनाइजेशन, आईटी बूम देखने को नहीं मिला, वहाँ पे अगर सेम अमाउंट ऑफ लैंड कोई करता है, उसके पास है, खरीदता है या फिर इनहेरिट करता है अपने फैमिली से, तो उसमें अगर वो एग्रीकल्चरल वो कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो एग्रीकल्चर तो एक ऐसी चीज़ है नहीं जिससे कि आप अपना घर चला लो, अपना सब कुछ कर लो, उसमें तो बहुत लॉस होता है। और देयर इज़ नो स्कीम ऑल्सो टू हेल्प फार्मर्स टू अ लेवल दैट दे कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट और पॉश स्कूल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि वो आदमी जो यूपी बिहार में है उसकी कंडीशन जो है डिटोरिएट होते जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस में, चाहे वो ब्रिटिश सोसाइटी हो या इंडियन सोसाइटी हो, इन दोनों केसेस में हमने देखा कि एक केस ऐसा था जिसमें कि लोग सक्सेसफुल हो रहे थे, एक केस ऐसा था जिसमें कि लोग अनसक्सेसफुल हो रहे थे। अब इन दोनों केसेस को देख के हायेक का जो फंडामेंटल पॉइंट है कि इन सारे वास्टली डिफरेंट आउटकम्स में कोई भी सिस्टमैटिक इनजस्टिस या डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्ट नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू हायेक। ओके, नॉट अकॉर्डिंग टू मी बट अकॉर्डिंग टू हायेक। ये प्राइमरीली इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, मार्केट टाइमिंग, जियोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस, फैमिली बैकग्राउंड, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और काउंटलेस अदर अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर का ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। इसको आप जस्ट अनजस्ट लेबल नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में इनहेरिट अनप्रिडिक्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सिमिलर एफर्ट्स और कैपेबिलिटी डिफरेंट आउटकम प्रोड्यूस कर सकती है विदाउट एनी मॉरल फेलिंग और इनजस्टिस। मार्केट इकोनॉमी एसेंशियली डिस्कवरी प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग है और इंडिविजुअल सक्सेस या फेलियर ऑफन डिपेंड्स अपॉन फैक्टर बियॉन्ड पर्सनल कंट्रोल और मेरिट। ये पर्सपेक्टिव चैलेंज करता है नोशन कि इकोनॉमिक आउटकम्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल डेजर्ट और सोशल जस्टिस, इंस्टेड हाईलाइटिंग कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मल्टीपल वेरिएबल इंटरैक्ट करते हैं अनप्रिडिक्टेबल वेज में, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू एट्रीब्यूट आउटकम्स टू स्पेसिफिक कॉज और मॉरल कंसिडरेशन। तो हायेक बेसिकली ये बोलता है कि ये जो 2 या 4 सिचुएशंस हमने देखी, उसमें ये बेसिकली ये बोलता है कि ये जो अलग अलग आउटकम्स आए हैं, इसको आप ये मत सोचो कि ये कोई सिस्टमैटिक इनजस्टिस रिफ्लेक्ट करता है। ये बेसिकली इंडिविजुअल चॉइस, मार्केट टाइमिंग, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस और काउंटलेस अदर फैक्टर का ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो यहाँ पे इसको कैटेगराइज करना, इसको लेबल करना, इट्स कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल। हायेक का आर्ग्यूमेंट फर्दर एक्सटेंड करता है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टैक्सेशन मॉरली प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को उनके अर्न इनकम से फोर्सिबली डिप्राइव करता है, जो पार्शियल स्लेवरी के इक्विवेलेंट है।
उनका कंटेंशन ये है कि जब स्टेट इंडिविजुअल की अर्निंग्स का पोर्शन क्लेम करता है सोशल प्रोग्राम्स के लिए, तो ये इफेक्टिवली उसके लेबर का पोर्शन विदाउट कंसेंट अप्रोप्रिएट कर रहा है। ये फिलोसफिकल पोजीशन लिबर्टेरियन ट्रेडिशन में डीपली रूटेड है और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एब्सोल्यूट कंसिडर करता है। However, ये आर्ग्यूमेंट सेवरल सिग्निफिकेंट वीकनेसेस से सफ़र करता है। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में टैक्सेशन लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्रोसेसेस के थ्रू डिसाइड होती है और सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं जो टैक्स पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। मोर ओवर टैक्सेशन एसेंशियल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है जो इंडिविजुअल फ्लरिशिंग के लिए नेसेसरी है। लीगल सिस्टम जो प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्स करता है, डिफेंस फोर्सेस जो एक्सटर्नल थ्रेट्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट करता है, एजुकेशन सिस्टम जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप करता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका लाभ सब उठाते हैं। इवन हायैक एक्नॉलेज करता है कि मिनिमल नाइट वॉचमैन स्टेट के फंक्शंस के लिए टैक्सेशन लेजिटिमेट है, जो उसके ओन आर्ग्यूमेंट में इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। पहले तो वो ये बोल रहा था कि जो अगर आप लोगों को टैक्स कर रहे हो तो दैट्स समथिंग इक्विवेलेंट टू स्लेवरी। अब ये बोल रहा है कि नहीं, नाइट वॉचमैन स्टेट को यानी कि मिनिमल स्टेट को, मिनिमल गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए थोड़ा बहुत टैक्सेशन जो है लेजिटिमेट है। तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन हिज ओन आर्ग्यूमेंट। हायैक के क्रिटिक में मोस्ट फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि वो लेजिटिमेट स्टार्टिंग कंडीशंस अस्यूम करता है जब मार्केट प्रोसेसेस की फेयरनेस डिफेंड करता है। करंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ पैटर्न हिस्टोरिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट हैं जो नेसेसरली फेयर नहीं थे। colonial exploitation, systematic discrimination, legal exclusion और various forms of institutional bias ने centuries तक certain groups को economic opportunity से exclude किया है। For instance, British colonial rule ने Indian subcontinent से massive wealth extraction किया जो contemporary global inequality pattern में reflect होता है। Similarly, historical exclusion of women from property ownership, प्रोफेशनल करियर्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने जेंडर बेस्ड वेल्थ गैप क्रिएट किए हैं जो मार्केट मैकेनिज्म्स नेचुरली करेक्ट नहीं कर सकता। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन हाउसिंग और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो कंटेम्प्रेरी एम्पेरिकल एविडेंस भी हायक के थ्योरेटिकल क्लेम को चैलेंज करता है। कंट्रीज जो कम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर सिस्टम मेंटेन करती है, स्कैंडिनेवियन नेशंस, जर्मनी, कनाडा, consistently higher levels of social mobility, life satisfaction और overall जो prosperity है उसको demonstrate करती है compared to societies जो pure market approaches follow करती है। ये डेटा सजेस्ट करता है कि रीजनेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एफिशिएंसी को सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है बल्कि सोशल कोहेजन और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इन्हांस करता है। फर्दरमोर मॉडर्न जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ये ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इंडिविजुअल चॉइसेस ऑफन सिस्टमैटिक बायसेस, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव लिमिटेशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जो हायक की रैशनल एक्टर असम्पशन को अंडरमाइन करता है। हायक का ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ स्पॉन्टेनियस ऑर्डर वैल्यूबल इंसाइट प्रोवाइड करता है अबाउट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस, लेकिन उसका जो ब्लैंकेट रिजेक्शन ऑफ सोशल जस्टिस कॉन्सेप्ट्स ओवरली रिडक्टिव है। मार्केट मैकेनिज्म्स अनडाउटेडली एफिशिएंट एलोकेशन सिस्टम है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो परफेक्ट मॉरल आर्बाइटर्स नहीं है। लेजिटिमेट कंसर्न फॉर फेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी की रिकग्निशन नेसेसरली मार्केट फ्रीडम के कंप्लीट अबैंडनमेंट रिक्वायर नहीं करती। इंस्टेड सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को मार्केट एफिशिएंसी और सोशल जस्टिस कंसिडरेशन को बैलेंस करे मोर प्रॉमिसिंग अप्रोच है देन इधर प्योर लेजे फेयर कैपिटलिज्म या फिर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग।
मॉडर्न मिक्स्ड इकोनॉमीज जो टारगेटेड इंटरवेंशंस यूज करती है मार्केट फेलियर एड्रेस करने के लिए, वाइल प्रिजर्विंग कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव्स, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हायेक का फॉल्स डाइकोटमी बिटवीन मार्केट फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस ओवरकम किया जा सकता है थ्रू थॉटफुल पॉलिसी डिजाइंस एंड इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस। अब हम बात करेंगे नीड बेस्ड अप्रोच टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जो ये नीड बेस्ड अप्रोच है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, एक फंडामेंटल शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है इन हाउ वी कंसेप्चुलाइज फेयरनेस एंड रिसोर्स एलोकेशन इन सोसाइटी। ये अप्रोच प्राइमरीली आर्ग्यू करता है कि जेन्युइन जस्टिस का फाउंडेशन ह्यूमन नीड्स को एडिक्वेटली मीट करना है rather than market mechanisms और historical claims पर डिपेंड करना। इस पर्सपेक्टिव में बेसिक ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फैक्शन एक मॉरल इम्पेरेटिव है जो ट्रांसेंड करती है ट्रेडिशनल कंसिडरेशन ऑफ डेजर्ट मेरिट और इवन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। अंडरलाइंग फिलॉसफी ये है कि ह्यूमन डिग्निटी जो है वो एसेंशियली रिक्वायर करता है सर्टेन फंडामेंटल नीड्स का फुलफिलमेंट, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर सकती वो इनहेरेंटली अनजस्ट है। नीड्स और डिज़ायर्स के बीच कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन इस अप्रोच का जो फिलॉसफिकल बैकबोन है उसको फॉर्म करता है। नीड्स इसेंशियली एक्सटेंशनल प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन नेचर और सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स में ग्राउंडेड है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल स्टेट और या फिर कल्चरल वेरिएशन। जब हम कहते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आई नीड वाटर, तो ये स्टेटमेंट फैक्चुअली कोरिस्पॉन्ड करता है बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट से, और सिंस वाटर केमिकली H2O है तो लॉजिकल इन्फेरेंस की आई नीड H2O रिमेन्स वैलिड रिगार्डलेस उसकी अवेयरनेस या केमिकल कॉम्पोजिशन की अंडरस्टैंडिंग मुझे हो या ना। कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें डिज़ायर को, तो डिज़ायर्स इंटेंशनली ऑपरेट करता है, सब्जेक्टिव मेंटल स्टेट्स और पर्सनल अवेयरनेस में रूटेड है। इफ आई डिज़ायर टू मीट एल्टन जॉन द सिंगर, और इवन दो एल्टन जॉन फैक्चुअली रेग ड्वाइट है, मतलब कि रेग ड्वाइट का जो स्टेज नेम है वो एल्टन जॉन है, ये नेसेसरी नहीं है कि मैं ऑटोमेटिकली डिज़ायर करूं टू मीट रेग ड्वाइट, सिंस आई डोंट नो एल्टन जॉन एंड रेग ड्वाइट, दे आर द सेम पर्सन। अब क्योंकि इस चीज़ में क्या होगा कि मेरे जो डिज़ायर्स हैं वो कंटिंजेंट हैं अपॉन माई नॉलेज, अवेयरनेस और सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी। तो ये डिस्टिंक्शन क्रूशियल है क्योंकि दिस स्टैब्लिशेस दैट नीड्स हैव ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल कैरेक्टर विच ट्रांसेंड individual subjective state, making them suitable foundation for universal principle of justice। तो यहाँ पे डिज़ायर के बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि हम नीड्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा समझ पाएँ। ह्यूमन नीड्स की जो टैक्सोनॉमी है वो फर्दर रिफाइन करती है और अंडरस्टैंडिंग को थ्रू कैटेगराइजेशन इनटू इंस्ट्रूमेंटल एंड एब्सोल्यूट नीड्स। इंस्ट्रूमेंटल नीड्स एसेंशियली रिप्रेजेंट करती है दोज रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए नेसेसरी हैं। ये कंटेक्चुअली डिपेंडेंट हैं और वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई पर्सन आर्किटेक्ट बनना चाहता है, देन एडवांस मैथमेटिकल एजुकेशन माइट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है इंस्ट्रूमेंटल नीड फॉर दैट पर्टिकुलर गोल, लेकिन ये नीड यूनिवर्सल नहीं है फॉर ऑल ह्यूमंस। जिसका ये वो है एम है टू बिकम एन आर्किटेक्ट, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन मैथमेटिकल एजुकेशन माइट कॉन्स्टिट्यूट द इंस्ट्रूमेंटल नीड। ओके, सो दैट्स नॉट अ यूनिवर्सल नीड। एब्सोल्यूट नीड्स हाउएवर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स रिप्रेजेंट करता है जो हार्म अवॉइडेंस और बेसिक ह्यूमन फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। दीज इंक्लूड
physiological necessities like adequate nutrition, clean water, appropriate shelter, healthcare access, and also extend करता है to social and psychological requirements like companionship, education, and basic security. एब्सोल्यूट नीड्स का सिग्निफिकेंस ये है कि ये यूनिवर्सल है अक्रॉस ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस उनके स्पेसिफिक लाइफ प्लान्स, कल्चरल बैकग्राउंड या इंडिविजुअल प्रेफरेंस से. ये तो काफ़ी सिंपल है कि एब्सोल्यूट्स क्या है. एब्सोल्यूट नीड्स क्या है कि भाई लोगों को हेल्थ केयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन जो चीज़ आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए चाहिए वो आपके प्लान के हिसाब से चाहिए. आपके लाइफ में आपने क्या सोचा है, एक पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन है आपका, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है. तो जो इंस्ट्रूमेंटल नीड्स हैं वो एसेंशियली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं. अब डेविड ब्रेब्रुक का बड़ा ही एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क उसने प्रोवाइड किया है. परहैप्स मोस्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है एट कैटलॉगिंग ह्यूमन नीड्स अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग. फिजिकल फंक्शनिंग के डोमेन में वो आइडेंटिफाई करता है लाइफ सपोर्टिंग रिलेशन टू इन्वायरमेंट that encompasses not just basic survival but sustainable interaction with one's physical surrounding. Food और water requirements extend करते हैं beyond mere caloric intake to include adequate nutrition for proper bodily function. excretion facilities हैं वो represent करते हैं basic dignity और health requirement. एक्सरसाइज और पीरियोडिक रेस्ट इंक्लूडिंग स्लीप एक्नॉलेज करते हैं कि ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स बोथ एक्टिविटी एंड रिकवरी फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग. प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडीली इंटीग्रिटी इंक्लूड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड बेसिक सेफ्टी मेजर्स. सोशल फंक्शनिंग के रेल्म में कंपेनियनशिप एक्नॉलेजेस ह्यूमन इनहेरेंटली सोशल बीइंग है और रिक्वायर करता है मीनिंगफुल रिलेशनशिप फॉर साइकोलॉजिकल वेल बीइंग. हमारे लिए फ्रेंडशिप, हमारे लिए कंपेनियनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए. एजुकेशन रिप्रेजेंट करता है नॉट जस्ट स्किल एक्विजिशन बट डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव कैपेबिलिटी नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. तो ये बात तो हम सबको पता है कि जब हम एजुकेट होते हैं या फिर हम एजुकेशन के रास्ते पे निकलते हैं कि हाँ हमें एजुकेटेड होना है, एजुकेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, तो उसका जो रिजल्ट है हो सकता है वी टेक एजुकेशन विद एन एम कि हमको ये बनना है, बट इन दैट प्रोसेस वी नेविगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट मेक्स अस very वेल डेवलप्ड बीइंग. हमारी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है. सोशल एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन जो है एड्रेस करता है फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स फॉर बिलोंगिंग एंड डिग्निटी विद इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर. अब ये सोशल एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सोशल एक्सक्लूजन किसी का करते हैं या फिर उसको मिस रिकग्नाइज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके जो बेसिक ह्यूमन नीड है ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं थ्रू आवर प्रेजुडिसेस. And that's against the that's like you're trying to tarnish somebody's dignity and that's not humane at all. फिर आता है सेक्सुअल एक्टिविटी. वेल समटाइम्स कंट्रोवर्शियल इन पॉलिसी डिस्कशंस, इट डज रिप्रेजेंट बेसिक ह्यूमन इंटीमेसी नीड. तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी एक बेसिक ह्यूमन नीड है. We don't have to be a prude that sex is something bad or anything. It is actually very
important and basic human need. Even doctors say this. फ्रीडम फ्रॉम हरासमेंट इंश्योर करता है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी नेसेसरी फॉर नॉर्मल सोशल फंक्शनिंग. अब हमको फ्रीडम, हरासमेंट से फ्रीडम चाहिए. इफ somebody would be harassing me, how would I grow in an atmosphere that is very much not conducive for my growth. सो हरासमेंट जो है वो एक ऐसा कंडीशन बनाता है हमारे सराउंडिंग में जो हमारे डेवलपमेंट के लिए कंड्यूसिव नहीं है. अब रिक्रिएशन एक्नॉलेज करता है ह्यूमन वेलबींग रिक्वायर्स नॉट जस्ट सर्वाइवल बट ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर जॉय, क्रिएटिविटी और पर्सनल फुलफिलमेंट. तो जो रिक्रिएशन है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ में. अब ये नहीं कि आप सोच लो कि अरे पढ़ाई से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है तो हमें दिन भर पढ़ते ही रहना चाहिए. नहीं, पढ़ाई हमें ये भी सिखाती है कि रिक्रिएशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा पार्ट है उसका हमारी लाइफ को शेप करने में. हम बच्चों को खेलने देना चाहिए, बच्चों को बहुत सारी जो इन्जॉयमेंट, इनफैक्ट बड़े लोगों को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को, उनके क्रिएटिव एस्पेक्ट को शेप करने में हेल्प करें. इनफैक्ट अभी अगर जितने भी लोग हैं जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर जो इस तरीके से सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उन्होंने हमेशा से कहा है कि कैसे हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जितना रोल एजुकेशन, पढ़ाई, जो कन्वेंशनल आइडिया ऑफ एजुकेशन है उसका है, उतना ही रोल रिक्रिएशनल एक्टिविटी का भी है. तो जो नीड बेस्ड जस्टिस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थ्रू प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंस स्टैब्लिश करता है क्लियर मॉरल हायरार्की इन रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन. अब आगे देखते हैं इसमें ये क्या बोलता है. ये प्रिंसिपल डेफिनेटली स्टेट करता है कि बेसिक नीड्स मस्ट take absolute priority over individual preferences या wants in a any just distribution system. No matter कितने strong कोई इंसान है या फिर किसी का कितना ही स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है, माइट बी लग्जरी गुड और पर्सनल प्रोजेक्ट, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता है अलाउइंग अदर्स टू लैक बेसिक नेसेसिटीज. तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि if I am not buying a Gucci bag, I will die, this is something that I want. If I'm not buying this particular car, I will not have a good life. I will be deprived of happiness. तो ये सारी चीज़ें कितने भी बोल लो, ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट अगर या फिर किसी भी स्कीम या पॉलिसी के थ्रू अगर वो चीज़ होने लगी, इवन इन अ फ्री मार्केट वो चीज़ होती है, तो हम बड़े ही क्लियरली तरीके से ये हमको देखने को मिलता है कि जो दूसरे लोग हैं वो कितने अनइक्वल फील करते हैं, इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है. एक छोटा सा पोर्शन है पॉपुलेशन का जो अपने लाइफ को लग्जूरियस बनाने के लिए इतना अमीर है कि उसके लिए कुछ भी कर लो, मतलब दुनिया की हर चीज़ उसके लिए कम है. और देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको कि अगर 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए वो उनके लिए है कि दे विल बी सेटिस्फाइड. तो उस इनइक्वालिटी की ये बात कर रहे हैं. ये अप्रोच डायरेक्टली सपोर्ट करता है एक्सटेंसिव वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज और यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज. ये जो पर्टिकुलर नीड बेस्ड जस्टिस है ये वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज को सपोर्ट करता है. बोलता है कि देयर हैज़ टू बी सम इंटरवेंशन फ्रॉम द स्टेट
to uplift the marginalized community, to uplift that portion of the population who are, who are at the edge of, at the edge of the society, where they are not even getting, nutritious food, let alone, having cars and house and these things. They don't even have permanent shelter. And we see these people around us. So universal health care becomes not just compassionate policy but moral requirement, क्योंकि health care access fundamental need है for preserving bodily integrity and avoiding prevental harm. Similarly, public education system, affordable housing program, food security measures और basic income guarantees सब derive करती है their justification from needs based framework. अप्रोच ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि दोज विद सरप्लस रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर नीड्स हैव मॉरल ऑब्लिगेशंस टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड मीटिंग अदर्स बेसिक रिक्वायरमेंट. तो जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर अप्रोच जो है नीड्स बेस्ड का, ये बोल रहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज होनी चाहिए. थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हायेक ने बोला कि नहीं, इट्स इक्विवेलेंट टू, आप अगर गवर्नमेंट किसी इंसान को टैक्स कर रही है तो इट्स इक्विवेलेंट टू स्लेवरी. तो हम देख रहे हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव को, हम देख रहे हैं अलग अलग स्कॉलर्स को देख रहे हैं किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं. और आपको लेक्चर सुनते सुनते क्रिटिकली एनालाइज भी करना है कि क्या ये जो बातें हो रही है वो हमारे सोसाइटी के लिए क्या परफेक्ट बैठती है. क्या ये बोलना, जब हायेक बोल रहा है कि हायेक तो एक स्कॉलर है, उसने तो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल दिया, उसने कुछ सोच समझ के ही बोला, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो हायेक बोल रहा है वो हमारी सोसाइटी में फिट होता है, या फिर हमारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ की ह्यूमन नीड्स जो अप्रोच है वो होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए. तो मैं चाहती हूँ कि जब आप लेक्चर पढ़ें और लेक्चर जब आप सुने तो आप ना इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि किसी भी थियोरी के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्लेस, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर सिटी, तो वो चीज़ आप देखें. अब देखते हैं, however, need based approach faces a lot of significant theoretical and practical challenges. ठीक है, नीड्स रिलेटिविज्म प्रेजेंट करता है perhaps most fundamental difficulty. While certain biological needs might appear universal, social और cultural needs vary करते हैं dramatically across different societies and historical period. ये बात जैसे मैंने अभी आपको बोली कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में, या फिर इंडिया में किसी दो ऐसे स्टेट के बारे में, अगर आप बिहार या एमपी या यूपी इसको देखो और किसी और स्टेट को देखो जो कि थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, जहाँ जो लिटरेसी रेट है इन सब से ज़्यादा है, तो ये कंपैरिजन हमको हमेशा, ये कॉन्टेक्स्ट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या है. कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर थियोरी को समझने के लिए, इम्प्लाई करने के लिए. तो इसका एक क्रिटिसिज्म ये है. लेकिन एक आपको मैं बात बताती हूँ कि अगर हम नीड का जो कॉन्सेप्ट है उसका, एक नीड्स इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिप्रेजेंट करता है अनदर सीरियस चैलेंज टू नीड्स बेस्ड फ्रेमवर्क. ठीक है, ये हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन रिवील करता है कि एज सोसाइटी बिकम मोर प्रॉस्पेरस एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस, कंसेप्शन ऑफ बेसिक नीड्स टेंड टू एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली. तो हमको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी हम नीड्स की बात करते हैं. तो ये नीड्स इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. अब इसके बारे में देखते हैं कि व्हाट previous generation consider luxuries gradually became redefined as necessities.
इसका एक रीज़न ये है, नीड इन्फ्लेशन को थोड़ा हमको क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि जैसे कि अगर हमारे एक जनरेशन के पहले ये सोचते थे कि साइकिल चलाना ही बहुत बड़ी लग्जरी है, और अभी हम बाइक से या स्कूटी से भी कॉलेज जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे वी कुड हैव गॉन बाय कार। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना है कि पहले की लग्जरी अब नेसेसिटी बन गई है। साइकिल से कौन ही जाता है विद इन इवन इन माई यूनिवर्सिटी पीपल डोंट यूज़ साइकिल। उनको अगर बहुत ही कम लोग हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो हर कोई बाइक चला रहा है, किसी को मतलब बहुत ऐसे कम लोग हैं जो साइकिल चलाते हैं। तो पहले के लोग साइकिल चलाते थे, अब के लोग जो है उनके लिए स्कूटी, कार, ये सब भी एक बेसिक नीड है। ठीक है, तो थेरेटिकल जो चैलेंजेस हैं वो इसमें हैं और हर एक थियोरी में रहते हैं। बस हमको उस चीज़ को क्रिटिकली देखना है और कॉन्टेक्स्ट में देखना है हर चीज़। अब जो नेक्स्ट थियोरी है वो हम पढ़ेंगे रॉल्स थियोरी ऑफ जस्टिस। ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हर जगह हमको पढ़ना पड़ता है, हर तरीके से पढ़ना पड़ता है। ये हम जब इक्वालिटी पढ़ते हैं तब भी हम पढ़ते हैं, जस्टिस पढ़ते हैं तब भी हम पढ़ते हैं। तो रॉल्स बहुत एक रिमार्केबल स्कॉलर है और बहुत ही रेलेवेंट स्कॉलर। आई एम नॉट सेइंग दैट हायेक एंड नॉजिक दे आर नॉट रेलेवेंट, बट आई थिंक at the risk of sounding little biased or towards Rawls, I would say that Rawls is a very relevant scholar, and we should definitely study Rawls' theory of justice in a very comprehensive manner. तो जॉन रॉल्स का अ थियरी ऑफ जस्टिस, उसकी एक बुक है जो 1971 में आई थी। वो एक मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक पैराडिग्मेटिक शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है जो सेंचुरीज ओल्ड क्वेश्चंस अबाउट जस्टिस, फेयरनेस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एक नोवेल पर्सपेक्टिव से एड्रेस करता है। रॉल्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि जस्टिस के प्रिंसिपल्स को डिराइव करना जो प्योरली प्रोसीजरल फेयरनेस से इमर्ज करते हैं, रादर देन डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर मॉरल, रिलीजियस और कल्चरल कमिटमेंट्स। ये अप्रोच स्पेशली सिग्निफिकेंट है प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ में जहाँ डाइवर्स कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं, एंड येट सिटीजन्स को शेयर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की ज़रूरत होती है फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। रॉल्स का सेंट्रल इंसाइट ये है कि जस्टिस एज फेयरनेस कंसीव करना चाहिए, लेकिन ये फेयरनेस ट्रेडिशनल सेंस में प्रोपोर्शनैलिटी या डेजर्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इंस्टेड ये प्रोसीजरल फेयरनेस है जो इमर्ज करता है व्हेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इटसेल्फ इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड होता है। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहां आप एक केक कट कर रहे हैं मल्टीपल पीपल के लिए, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको कौन सा पीस मिलेगा। इस सिनेरियो में आप नेचुरली इक्वल पीसेस कट करेंगे क्योंकि ये एक फेयर प्रोसीजर है। सिमिलरली रॉल्स आर्ग्यू करता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस डिराइव होने चाहिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से जहां डिसीजन मेकर्स को नहीं पता उनकी पर्सनल स्टेक क्या होगी इन द आउटकम्स। अब देखते हैं रॉल्स का जो ये मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन है उसके बारे में। रॉल्स का मेथोडोलॉजिकल अप्रोच ट्रेडिशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी से फंडामेंटली डिफरेंट है while बिल्डिंग अपॉन इट्स इनसाइट्स। He doesn't dismiss social theory, traditional social theory completely. He does build upon its insight, but it's quite different from those social contract theories. तो classical contract theorists जैसे कि होब्स, लोग और रूसो typically they relied on either historical narratives about actual social contracts या फिर arguments about universal rational consent.
होब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर था वो एक ब्रूटल कंडीशन था जहाँ की लाइफ वो सॉलिटरी, पुअर, nasty, brutish and short, and rational individual would contract out of this condition for mutual protection. Locke's approach emphasized on natural rights which individual possess in a state of nature, और government की legitimacy comes from protecting these pre-existing right. रॉल्स का इनोवेशन ये है कि वो प्योर हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट यूज़ करता है जो थॉट एक्सपेरिमेंट के रूप में फंक्शन करता है. ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं हैं, नीदर ये क्लेम करते हैं कि लोग एक्चुअली इस तरह डिसाइड करते हैं. इंस्टेड ये एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस है जो हेल्प करता है डिटरमाइन करने की कौन से प्रिंसिपल रैशनल पर्सन वुड चूज अंडर कंडीशंस ऑफ फेयरनेस. ये मेथड पर्टिकुलरली पावरफुल है क्योंकि इट अलाउज अस टू ब्रैकेट controversial metaphysical commitments about human nature, natural rights or divine command, while still providing substantive principles of justice. इस hypothetical contract का advantage ये है कि it avoids problems associated with the actual consent theories. Real world में people rarely explicitly consent देते हैं to political arrangements or historical origin of most state. जो भी हम देखते हैं इन्वॉल्व है कंक्वेस्ट है, कोअर्जन है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन है, रादर देन वॉलंटरी अग्रीमेंट. रॉल्स का अप्रोच जो है वो दैट साइड स्टेप्स दीज प्रॉब्लम्स बाय फोकसिंग ऑन व्हाट रैशनल पर्सन वुड अग्री टू अंडर ideal conditions of fairness regardless of what they actually have agreed to historically. तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं द ओरिजिनल पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं द हार्ट ऑफ रॉल्सियन मेथड. ओरिजिनल पोजीशन रॉल्स का सेंट्रल एनालिटिकल टूल है जो सर्व करता है एज द हाइपोथेटिकल चॉइस सिचुएशन वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर सिलेक्टेड. ये एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड थॉट एक्सपेरिमेंट है जहाँ रैशनल पर्सन गैदर होते हैं टू चूज फंडामेंटल प्रिंसिपल जो गवर्न करेंगे दियर सोसाइटीज बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर से रॉल्स का मतलब है मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड एडवांटेजेस ऑफ सोशल कोऑपरेशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, फैमिली स्ट्रक्चर एट्सेट्रा. ओरिजिनल पोजीशन की कंस्ट्रक्शन में सेवरल की एलिमेंट्स हैं जो इंश्योर करते हैं फेयरनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. पहला जो है, पार्टीज आर रैशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड इन द सेंस कि वो अपने ओन लाइफ प्लान्स परस्यू करना चाहते हैं इफेक्टिवली. और यहाँ पार्टीज का मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पार्टीज मतलब लोग जो आ रहे हैं मिल के डिसीजंस ले रहे हैं. इफ दैट कुड बी एनीथिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल, पॉलिटिकल पार्टी, एनीथिंग दैट कुड बी. तो यहाँ पे पार्टीज डज नॉट इट डजंट एसेंशियली मीन पॉलिटिकल पार्टी. ये असम्पशन स्टैंडर्ड इकोनॉमिक और गेम थियोरेटिकल मॉडल से कंसिस्टेंट है और and it avoids unrealistic assumption about altruism or perfect moral motivation. दूसरा जो है वो ये है कि parties have general knowledge about human psychology, social sciences, economic theory and political affairs. ये ensure करता है कि their choices are informed and realistic rather than based on ignorance about how society actually function. लेकिन जो सबसे क्रूशल एलिमेंट है, उन दोनों से भी ज़्यादा क्रूशल एलिमेंट, पहला मैंने क्या बताया कि पार्टीज आर रैशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड इन अ सेंस कि वो अपने ओन लाइफ प्लान्स को परस्यू करना चाहते हैं इफेक्टिवली. दूसरा ये कि दे आर जनरली अवेयर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक थियरी एंड द सोसाइटी बेसिकली. लेकिन जो तीसरा है और काफ़ी क्रूशल है एलिमेंट है वो है वेल ऑफ इग्नोरेंस, जो स्पेसिफिक पर्सनल इंफॉर्मेशन हाइड करता है फ्रॉम द डिसीजन मेकर्स. इस डिवाइस का पर्पस ये है कि ये एलिमिनेट करना है इसको पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ बायस जो अदरवाइज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रिंसिपल्स सिलेक्शन इन वेज दैट आर
partial to particular groups or individual. Veil of ignorance essentially creates condition where no one can tailor principles to their personal advantage. क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ stand करेंगे in the resulting social order. जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है वो बेसिकली दैट इंश्योर्स इम्पार्शियलिटी. अब हम उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो डिटेल स्ट्रक्चर केयरफुली डिजाइंड है टू अचीव impartial reasoning while preserving enough information for rational choice. Parties know about thin theory of good, मतलब primary social goods जो virtually every rational person would want regardless of their particular life plans. ये include करता है basic liberties जैसे freedom of speech, assembly, religion, opportunities for meaningful work or political participation, income or wealth for pursuing one's project, and social basis of self-respect जो allow करता है individual को to maintain dignity and pursue their conception of good life. Parties also know general facts about human society, law of psychology that govern human behavior, principle of economic organization, dynamics of political system, etc. ये knowledge crucial है क्योंकि principles of justice must be feasible and sustainable. Utopian principles जो ignore करते हैं human limitations या फिर social constraint that would be impractical and ultimately be ineffective. For example, principles requiring perfect altruism या फिर unlimited resources would fail in real world application. However, veil of ignorance conceals specific personal information that could bias the choice of principles. Parties नहीं जानते हैं their own social class, natural talent, intelligence, physical strengths, psychological disposition, generations to which they belong या फिर their particular conception of good life. ये लास्ट पॉइंट स्पेशली कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि ये दिस मीन्स दैट पार्टीज नहीं जानते हैं देयर रिलीजियस बिलीव्स, कल्चरल वैल्यूज, लाइफ गोल्स और व्हाट गिव्स मीनिंग टू देयर एग्जिस्टेंस. तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इस ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है उसमें आपको प्राइमरी गुड्स के बारे में, प्राइमरी सोशल गुड्स के बारे में पता रहेगा और आपको अपने जो सराउंडिंग्स हैं उससे आप अवेयर रहेंगे. बट बहुत सारी चीज़ें स्पेशली आपके पर्सनल सोशल पोजीशनिंग को हाइड किया जाएगा, आपके नेचुरल टैलेंट को हाइड किया जाएगा, आपका जो मीनिंग ऑफ गुड लाइफ है और प्लान्स फॉर योर लाइफ है उसको हाइड किया जाएगा. बेसिकली रॉल्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये एब्स्ट्रैक्शन नेसेसरी है ट्रू इम्पार्शियलिटी अचीव करने के लिए. कंसिडर कीजिए कि मैं जानती हूँ कि मैं वेल्दी एंटरप्रेन्योर हूँ विथ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन फ्री मार्केट कैपिटलिज्म. ओके, इन दैट केस मैं नेचुरली प्रिंसिपल्स चूज करूँगी जो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स इन सबको मैक्सिमाइज करते हैं, टैक्सेशन को मिनिमाइज करते हैं रिगार्डलेस ऑफ इफेक्ट्स ऑन पुअर पीपल. सो बेसिकली मैं प्रो कैपिटलिस्ट चीज़ें चूज़ करूँगी क्योंकि उसमें मेरा फ़ायदा होगा. सिमिलरली अगर मैं जानती हूँ कि मैं डीपली रिलीजियस पर्सन हूँ तो मैं उन्हीं सारी चीज़ों को एडवोकेट करूँगी जो मेरे रिलीजियस वैल्यू के साथ कोइंसाइड करेंगे या फिर जो मेरी रिलीजियस वैल्यूज़ को कॉम्प्लीमेंट करेंगे रादर देन समथिंग एल्स. तो वेल ऑफ इग्नोरेंस prevent such biased reasoning by ensuring कि no one can stack the deck in their own favor. Critics argue करते हैं कि ये abstraction goes too far and creates artificial person who are disconnected from what makes human life meaningful. How can someone choose principles of justice without even knowing what they value or care about? तो इस पे रॉल्स का रिस्पॉन्स ये है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस टेम्पररी एनालिटिकल डिवाइस है, नॉट परमानेंट कंडीशन है. वंस प्रिंसिपल्स आर चोजन, वेल लिव्स and people can pursue their particular conception of good life within framework established by these principles. तो अब आते हैं एक और चीज़ पे, rational choice behind the veil. So original position में decision making process
रैशनल चॉइस थियरी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस क्रिएट्स यूनिक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन। स्टैंडर्ड रैशनल चॉइस थियरी assumes कि भाई एजेंट्स नो देयर प्रेफरेंसेस और चूज एक्शंस जो मैक्सिमाइज करते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में एजेंट्स नहीं जानते हैं देयर स्पेसिफिक preferences beyond that, wanting primary social goods, or they must choose principle without knowing their personal circumstances. ये situation जो है that creates what game theorists call decision making under uncertainty rather than risk. In risky situations, probabilities are known. You might not know whether coin flip will be head or tails, लेकिन probability is 50-50. In uncertain situation में even probabilities are unknown. You don't know what will happen. Okay. Since parties behind whale नहीं जानते हैं, likelihood of ending up in any particular social position, they cannot calculate expected utilities in standard way. Rawls argue करता है कि under such circumstances, rational person would adopt Maximin strategy. Maximin strategy एक बहुत ही important term है, जिसमें कि you have to choose principle जो maximize करे welfare of worst of position. तो ये बात याद रखिएगा, Maximin strategies क्या होता है। तो ये स्ट्रैटेजीज कंजर्वेटिव है इन सेंस कि ये जो है वो फोकस करता है ऑन अवॉइडिंग वर्स्ट आउटकम्स रादर देन मैक्सिमाइजिंग बेस्ट आउटकम। लॉजिक ये है कि सिंस यू डोंट नो वेयर यू विल एंड अप, यू शुड इंश्योर कि इवन वर्स्ट पोजीशन इज ऑल्सो टॉलरेबल। अगर मैं सोसाइटी के वर्स्ट रैंक पे भी खड़ी हूँ तो मेरी लाइफ जो हो वो टॉलरेबल हो, इतनी मिजरेबल नहीं हो जाए कि अनलिवेबल हो जाए। कंसिडर करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं विद टू पॉसिबल सोशल अरेंजमेंट 1 जो है या फिर अरेंजमेंट ए प्रोवाइड्स इक्वल आउटकम्स ऑफ एवरीवन। सपोज एवरीवन गेट्स इनकम ऑफ 50,000. अरेंजमेंट बी क्रिएट्स इनइक्वालिटी, 20% गेट्स 1 lakh while 80% get just 30,000. Under Maximin reasoning, you would choose A क्योंकि worst outcome 50,000, which is better than the worst outcome in B, that is 30,000. Expected utility calculation might favor, B if high outcomes are given sufficient weight. लेकिन Maximin focuses exclusively on worst case. इस चीज़ को क्रिटिक क्वेश्चन वेदर मैक्सिमम स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज रैशनल। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पीपल आर विलिंग टू टेक रिस्क फॉर बेटर आउटकम्स। यू माइट प्रेफर लॉटरी टिकट्स विथ 80% चांस ऑफ विनिंग 100 and 20% chance of winning nothing over guaranteed 50, depending on your own risk preferences. रॉल्स का रिस्पॉन्स ये है कि ओरिजिनल पोजीशन represents special circumstances where stakes are extremely high, fundamental life prospects, and no do-overs are possible, making conservative strategies more reasonable. अब हम आते हैं रॉल्स के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, द टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन रीजनिंग रॉल डिराइव करता है दो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दैट वुड बी चोजन बाय रैशनल पर्सन्स बिहाइंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये प्रिंसिपल्स हायरार्किकली ऑर्डर्ड हैं, मीनिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हैज लेक्सिकल प्रायोरिटी ओवर सेकेंड. It must be fully satisfied before consideration of second principle come into play. First principle, known as the liberty principle, states each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. ये principle जो है वो guarantee करता है fundamental civil और political rights, freedom of speech, assembly, religion, right to vote, right to fair trial, etc. These liberties are equal for all citizens and cannot be traded off against economic advantages or social benefits. Lexical priority of liberty principle means कि economic
efficiency या social welfare cannot justify restricting basic liberties. For example, government cannot license political dissent even if it would reduce social tension and increase economic productivity. Similarly, religious minorities cannot be denied equal liberty of worship even if majority would be happier with religious uniformity. This reflects Rawls' commitment to individual dignity and inviolability of persons. Second principle has two parts. First part is difference principle. Social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantage. Second part is fair equality of opportunity. Inequality should be attached to offices and positions open to all, under conditions of fair equality of opportunity. Fair equality of opportunity requires more than formal equality, not just absence of legal barriers, but positive measures to, ensure that background circumstances don't prevent people from competing effectively. This might include public education, healthcare, nutrition program that helps the marginalized section to come to a level playing field. mere फॉर्मल अपॉर्चुनिटी इनसफिशिएंट है, जैसे कि इंडिया के केस में हम देख सकते हैं जो लॉजिक जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं रिजर्वेशन को लेके वो कुछ इस तरीके से ही दिया जाता है. मियर फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज इनसफिशिएंट हैं इफ सम पीपल स्टार्ट रेस विद सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस ड्यू टू पॉवर्टी, पुअर एजुकेशन और एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वेदर बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, gender or race, anything. Difference principle is most controversial aspect of Rawls' theory. This allows inequalities only when they improve position of worst of class. So consider example where CEO salary increase motivates better performance, that creates job and economic growth, ultimately benefiting poorest workers through higher wages and better employment opportunities. Such inequality, would be justified under the difference principle. लेकिन pure luxury consumption जो doesn't guarantee these benefits for others and that would be unjustified. अब बात करते हैं कि रॉल्स की थियरी को हम यूटिलिटेरियन थियरी के साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगे. जो रॉल्स का थियरी डेलिबरेटली अपोजेस डोमिनेंट यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन इन मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी. क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म एज डेवलप्ड बाय बेंथम एंड मिल जजेस actions and institution by their consequences for overall utility and happiness. Greatest happiness for the greatest number becomes guiding principle and individual rights are valuable only insofar as they contribute to aggregate welfare. और यूटिलिटेरियनिज्म का जो अप्रोच है कैन जस्टिफाई सिग्निफिकेंट सैक्रिफाइस ऑफ इंडिविजुअल फॉर ग्रेटर सोशल गुड. तो ये अगर आपको यूटिलिटेरियनिज्म को इफ़ यू वांट टू know or understand utilitarianism in great detail, you can go and check the lecture on utilitarianism. तो रॉल का अप्रोच जो है यूटिलिटेरियनिज्म से काफ़ी अलग है. रॉल का अप्रोच बाय कॉन्ट्रास्ट इट ट्रीट्स ईच पर्सन एज इनवायलेबल इंडिविजुअल हु कैनॉट सैक्रिफाइस और कैनॉट बी सैक्रिफाइस फॉर अदर benefit. Difference principle ensure करता है कि worst offs are never made worse off for sake of increasing average welfare. जो सोसाइटी में वर्स्ट ऑफ कम्युनिटी है उसको वर्स आप और भी वर्स नहीं बना सकते हैं. जो सबसे पुअर है, जो सबसे सताया हुआ है आपके सोसाइटी में, उसको आप और नहीं सता सकते हैं बाय सेइंग कि किसी की ओवरऑल सोसाइटी की एक वेलफेयर बढ़ रही है या फिर वो ओवरऑल सोसाइटी को की यूटिलिटी बढ़ रही है. प्रायोरिटी इज गिवन टू इम्प्रूविंग पोजिशन ऑफ दोज हु आर स्ट्रगलिंग मोस्ट इवन इफ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज माइट जनरेट हायर टोटल यूटिलिटी. Consider healthcare example. Utilitarian approach might focus on maximizing
total health outcome, perhaps investing primarily in treatment for common conditions affecting large number rather than rare disease affecting few. Rawlsian approach would ensure कि basic healthcare needs of worst of are met first, even if this means less total health improvement across population. This difference reflects deeper philosophical commitments about nature of person and society. Utilitarianism tends to treat individual as vessel for experiences valuable primarily as containers of pleasure and or happiness. Rawls treat person as autonomous agent with their own life plans and project whose dignity cannot be reduced to the attribution to aggregate welfare. अब जो मेजर क्रिटिसिज्म है, ये सारी बातें तो अच्छी बातें हमने रॉल्स की पढ़ ली. अब देखते हैं इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं और उन क्रिटिसिज्म पे रॉल्स ने कुछ क्रिटिसिज्म पे उसने जवाब भी दिया है. रॉल्स का थियरी जो है इट फेसेस सब्सटैंशियल क्रिटिसिज्म फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन. लिबर्टेरियन क्रिटिक्स लाइक रॉबर्ट नॉजिक आर्ग्यू कि any pattern distribution violates individual rights to property and self-ownership. If someone earns money through voluntary exchanges, taxing them to help other is form of forced labor. और उसने कुछ इस तरीके की बात कही कि जो पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है वो वायलेट करता है बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स टू प्रॉपर्टी. नॉजिक का जो इंटाइटलमेंट थियोरी है वो सजेस्ट करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट इफ इट अराइजेस फ्रॉम जस्ट एक्विजिशन एंड जस्ट ट्रांसफर रिगार्डलेस ऑफ रिजल्टिंग पैटर्न. इसको हमने डिटेल में तो देखा ही है. अब इस पे रॉल्स का रिस्पॉन्स है. रॉल्स का रिस्पॉन्स जो है इट एम्फसाइजेस कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है themselves are social institution justified by their contribution to just society. Natural talents are arbitrary from moral point of view. No one deserves their intelligence, physical ability or social circumstances of birth. Since these advantages are undeserved, society can legitimately structure institution to ensure benefits are shared, particularly with those who are disadvantaged through no fault of their own. अब कम्युनिटेरियन क्या बोलते हैं रॉल्स की थियोरी पे? कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स लाइक स्पेशली माइकल सैंडर एंड एलास्डियर मैकिंटायर आर्ग्यू कि रॉल्स का जो थियोरी है इट रिलाइज ऑन इम्पॉवरिश्ड कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर. वेल ऑफ इग्नोरेंस स्ट्राइप्स अवे एवरीथिंग दैट मेक्स पीपल हु दे आर, देयर रिलेशनशिप, ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड कमिटमेंट. ऑब्वियसली ये कम्युनिटेरियन है तो इनके लिए कम्युनिटी, रिलेशनशिप, ट्रेडिशन ये सब काफ़ी चीज़ें मैटर करती है. तो ये कह रहे हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है जिसको कि बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट माना गया है रॉल्स की थियरी का, तो दैट दैट एक्चुअली स्ट्रिप्स अवे एवरीथिंग दैट मेक्स पीपल हु दे आर. Resulting principles may be impartial, लेकिन they lack connection to what actually motivates people and gives meaning to their life. डेजर्ट बेस्ड क्रिटिक जो है कंटेंट की difference principle ignores moral relevance of personal efforts and achievement. If someone works hard, makes sacrifices and succeeds, don't they deserve rewards regardless of effects on worst off? Rawls का response जो है it acknowledges difficulty of separating personal effort from natural advantages and social circumstances. Someone born into wealthy family with access to excellent education, healthcare and social connections has advantages that are morally arbitrary, making it hard to determine how much of their success is truly deserved. Feminist critics point करती हैं कि original position assumes parties are heads of households rather than individuals, potentially masking inequalities within families. जो मैं पार्टीज की बात कर रही थी तो यहाँ पे उस चीज़ को ही लेके फेमिनिस्ट जो हैं वो क्रिटिसाइज करती हैं कि ये ओरिजिनल पोजीशन जो है वो अस्यूम कर रहा है कि जो पार्टीज होंगे वो हेड्स ऑफ द हाउस होल्ड्स होंगे रादर देन इंडिविजुअल, पोटेंशियली मास्किंग इनइक्वालिटीज़ विद इन फैमिली. हम क्या देखते हैं एक नॉर्मल फैमिली में, क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, एंड्रोसेंट्रिक है, तो हमारी सोसाइटी में मोस्टली हेड ऑफ जो होते हैं हाउस होल्ड वो मेन होते हैं. तो यहाँ पे
feminists are arguing कि that particular aspect of original position actually, masking inequalities within family. Rawls later acknowledged this problem and suggested extending, original position reasoning to family structure, though this raises complex question about children's right and, parental autonomy. कल्चरल रिलेटिविस्ट क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि रॉल्स का जो प्रिंसिपल है इट रिफ्लेक्ट स्पेसिफिकली वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ एंड मे नॉट बी एप्रोप्रिएट फॉर सोसाइटीज़ विद different tradition and values. Universal human rights discourse faces similar criticism about cultural imperialism. Rawls का जो later work है that acknowledges this concern by, distinguishing between comprehensive liberalism, which includes particular views about good life, and political liberalism, which focuses on terms of social cooperation among people with different comprehensive doctrine. इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस रॉल का जो कोर इंसाइट है दैट रिमेन्स पावरफुल. रॉल्स की थियोरी ऑफ जस्टिस फंडामेंटली रीशेप करती है पॉलिटिकल फिलॉसफी को बाय प्रोवाइडिंग सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर रीथिंकिंग about justice that avoids reliance on particular religious, cultural, or metaphysical commitment while still generating substantive principles. Principle of justice should be those that free and equal persons would choose under conditions of fairness. Whether one accepts specific details of original position construction or resulting to principle, underlying commitment to impartial reasoning and equal respect for person continues to influence contemporary debate about justice, democracy या फिर किसी भी social organization को. This particular theory provides framework for ongoing discussions rather than final answers, which may be its greatest strength in addressing complex challenges of modern society. अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. वो सेक्शन वो क्वेश्चन है इक्वालिटी ऑफ व्हाट. मे बी सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वालिटी का क्वेश्चन क्यों आ रहा है. लेट्स सी द क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ व्हाट. ये अमर्त्य सेन का एक रिवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन है फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में, जो फंडामेंटली चैलेंज करता है हाउ वी कंसेप्चुअलाइज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और किस मैट्रिक्स से सोसाइटीज शुड मेजर फेयरनेस. ये सीमिंगली सिंपल क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को ओपन करता है कंपीटिंग थियरीज के लिए. हर एक प्रपोजिंग different focal variable for achieving genuine equality. इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस सिर्फ थेरेटिकल एलिगेंस में नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस में है पॉलिसी फॉर्मुलेशंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अक्रॉस डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट. इक्वालिटी ऑफ गुड और रिसोर्सेज अप्रोच परहैप्स सबसे इंट्यूटिव स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को समझने के लिए. रॉल्स की प्राइमरी गुड्स थियोरी इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो आर्ग्यू करता है कि सोसाइटी में सब लोग को इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए बेसिक गुड्स के, इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, राइट्स एंड लिबर्टी, जो कि अभी हमने देखा. ये अप्रोच गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि रिसोर्सेज ईजिली क्वान्टिफाइबल होते हैं और टैक्सेशन सिस्टम्स के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं. फॉर इंस्टेंस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है एसेंशियली इस फिलॉसफी को फॉलो करती है. इस अप्रोच की अपील एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी में है. Government can measure income distribution, track wealth accumulation and transfer program डिज़ाइन कर सकती है accordingly, जो भी डेटा है उनके पास उसके अकॉर्डिंग. लेकिन रिसोर्स इक्वालिटी की फंडामेंटल वीकनेस तब एपरेंट होती है जब हम कंसिडर करते हैं ह्यूमन डाइवर्सिटी और वेरिइंग नीड्स.
सेम बंडल ऑफ रिसोर्सेज वास्टली डिफरेंट आउटकम्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए ड्यू टू पर्सनल सर्कमस्टांसेस, फिजिकल कैपेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. कंसिडर करो व्हील चेयर बाउंड इंडिविजुअल कंपेयर टू एबल्ड बॉडी पर्सन. दोनों को सेम इनकम मिलने से इक्वल मोबिलिटी या सोशल पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगी. समबडी हु इज़ स्पेशली एबल्ड उसको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के लिए, एक्सेसिबल हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन मॉडिफिकेशन, इन सारी चीज़ों के लिए. सिमिलरली प्रेग्नेंट वुमेन को डिफरेंट हेल्थ केयर रिसोर्स चाहिए दूसरों के कंपैरिजन में. और जो कोई मलेरिया प्रोन एरिया में रहता है उसको डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए टेम्परेट क्लाइमेट वाले से जो ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ मलेरिया नहीं है या फिर डेंगू नहीं है. ये अप्रोच इग्नोर करता है कि ह्यूमन बीइंग्स फंडामेंटली डिफरेंट हैं. देयर कन्वर्जन एबिलिटी, देयर कैपेसिटी टू कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू वैल्यूएबल फंक्शनिंग. इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर या यूटिलिटी अप्रोच इन लिमिटेशंस का रिस्पॉन्स है. प्रपोजिंग दैट व्हाट मैटर्स ये नहीं है कि पीपल क्या है उनके पास, बल्कि हाउ वेल ऑफ दे आर इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और वेल बीइंग. यूटिलिटेरियन फिलोसोफर्स ट्रेडिशनली इस अप्रोच को एडवोकेट करते थे, आर्ग्यूइंग कि पॉलिसीज शुड एम टू इक्वलाइज utility levels across individual rather than resource bundles. ये framework more sophisticated लगता है because it acknowledges personal differences. अगर किसी को more resources चाहिए same level of welfare achieve करने के लिए तो society should provide those additional resources. For example, इस approach के अंदर expensive medical needs वाले person को more healthcare resources मिलेंगे same level of well-being achieve करने के लिए हेल्दी पर्सन के कंपैरिजन में. नेवरदलेस वेलफेयर इक्वालिटी अप्रोच सीरियस कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस करता है जो अंडरमाइन कर देते हैं इट्स वायबिलिटी एज अ गाइड फॉर सोशल पॉलिसी. मेजरमेंट प्रॉब्लम परहैप्स सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है जिसको कि हम देख सकते हैं वो मेजरमेंट प्रॉब्लम है. How can we meaningfully compare subjective experiences of different individual. एक person की happiness कैसे compare करोगे another person के sadness के साथ. Interpersonal comparison of utility philosophically contentious है और practically impossible भी. Moreover, adaptive preferences का problem devastating critique है welfare based approach का. Individual living under oppressive conditions often adjust कर लेते हैं अपनी expectations और desires को match करते हैं अपने circumstances के according, leading to जो उनका justification लगता है despite objective deprivation. उनको ऐसा लगता है कि satisfaction हो रहा है लेकिन वो अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो वहाँ डेप्रीवेशन है. एक्सट्रीम पॉवर्टी में लिविंग पर्सन माइट एक्सप्रेस कंटेंटमेंट विद देयर सिचुएशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देयर कंडीशन इज़ जस्ट या उनको एडिशनल सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए. ट्रेडिशनल सोसाइटी में वेमेन माइट क्लेम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन ये अडेप्टेड प्रेफरेंस कंटिन्यूड है ना. रेस्ट्रिक्शन को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि उनकी अपॉर्चुनिटी ही ना मिले उनको आगे बढ़ने की. सेन का जो अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो एक सोफिस्टिकेटिव ऑल्टरनेटिव है जो नेविगेट करता है रिसोर्स फेटिशिज्म और यूटिलिटी की सब्जेक्टिविटी के बीच. कैपेबिलिटीज़ फ्रेमवर्क फोकस करता है फंक्शनिंग पर, वेरियस थिंग्स पीपल कैन एक्चुअली डू एंड बी, और कैपेबिलिटीज़ पर रियल अपॉर्चुनिटी पीपल हैव टू अचीव दीज फंक्शनिंग्स. बेसिक कैपेबिलिटीज़ इंक्लूड फंडामेंटल ह्यूमन फंक्शनिंग्स जैसे एडिक्वेटली नरिश्ड होना, गुड हेल्थ होना, एजुकेटेड होना, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करना और सोशल इंटरैक्शंस में डिग्निटी के साथ एंगेजमेंट होना. ये अप्रोच ऑब्जेक्टिव है बिकॉज फंक्शनिंग्स ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल है, येट फ्लेक्सिबल इनफ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने के लिए इन व्हाट पीपल चूज टू वैल्यू एंड परस्यू. कैपेबिलिटीज़ अप्रोच का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन
वेरियस पॉलिसी फ्रेमवर्क और मेजरमेंट टूल्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने डेवलप किया डायरेक्टली कैपेबिलिटीज थिंकिंग रिफ्लेक्ट करता है बाय मेजरिंग 3 फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कैप्चर किया जाता है, एजुकेशन लिटरेसी रेट और स्कूल इनरोलमेंट से मेजर किया जाता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम से एसेस किया जाता है। ये मल्टी डिमेंशनल अप्रोच है टू मेजर डेवलपमेंट जो सिग्निफिकेंट डिपार्चर है प्योरली इनकम बेस्ड जो मेजरमेंट है लाइक जीडीपी पर कैपिटा। कंट्रीज इवैल्यूएट होती हैं नॉट जस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर बल्कि दियर सक्सेस पर इन इनेबलिंग सिटीजन टू लिव लॉन्ग हेल्दी एंड एजुकेटेड लाइफ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैपेबिलिटीज अप्रोच it finds expression in numerous policy initiatives that goes beyond simple income transfer to focus on capability enhancement. मिड डे मील स्कीम एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है इस चीज़ का। इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। मिड डे इस फिलॉसफी को एग्जाम्प्लीफाई करता है बाय साइमल्टेनियसली एड्रेसिंग न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन कैपेबिलिटी, इंश्योरिंग children receive adequate nutrition while incentivizing school attendance. ये प्रोग्राम recognize करता है कि mere provision of educational infrastructure insufficient है अगर बच्चे they're too malnourished to learn effectively. Similarly मनरेगा का जो concept है वो capabilities thinking reflect करता है by providing guaranteed employment rather than welfare handouts, thereby enhancing economic capabilities while preserving dignity and agency. Reservation system in education and employment, despite controversy, represents an attempt to ensure political and social capability for historically marginalized community जो systematically exclude थे opportunity से। तो capability जो approach है justice का वो हम Indian context में भी हम देख रहे हैं कि मिड डे मील हो या फिर कोई भी पॉलिसी है, मनरेगा है, मिड डे मील है या फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, इन सब में हम उसके फ़िलॉसफी को देख रहे हैं। तो कैपेबिलिटी अप्रोच ये भी इल्यूमिनेट करता है कि डिफरेंट सोसाइटी माइट लेजिटिमेटली परस्यू डिफरेंट पॉलिसीज़ व्हाइल अडेयरिंग टू सेम फंडामेंटल कमिटमेंट टू ह्यूमन इक्वालिटी। Cultural variations in what people value, whether individual achievement, community solidarity, religious observance, or artistic expression, can be accommodated within capabilities framework as long as basic functionings secured हैं for all. Society might emphasize different capability set while ensuring कि no one falls below threshold of human, basic human functionings. ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है इट अलाउज फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी वाइल मेंटेनिंग दैट यूनिवर्सल कमिटमेंट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच टू जस्टिस। अब द क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ वॉट अल्टीमेटली फोर्स करता है हमको कन्फ्रंट करने के लिए फंडामेंटल असम्पशन अबाउट ह्यूमन नेचर, social organization or purposes of political institution. सेन का contribution it lies not in providing definitive answer बल्कि also clarifying the stakes of these choices and their implications for human flourishing. Capability approach promising middle path offer करता है जो acknowledge करता है both human diversity and universal values, providing framework for evaluating social arrangements जो philosophically sophisticated हैं और practically implementable भी हैं। हमने अभी देखा बहुत सारे जो policies हैं इंडिया के context में भी वहाँ भी ये चीज़ use हुई है, so that's practically implementable also. As societies grapple, philosophically sophisticated and practically implementable पॉलिसीज़ और फिलॉसफी, तो इससे एक बहुत ही बड़ी चीज़ सामने आती है कि अगर जो सोसाइटी है वो इंक्रीजिंगली अगर इनइक्वालिटी और सोशल फ्रैगमेंटेशन के साथ लड़ रही है या जूझ रही है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, सेन का जो क्वेश्चन है, ये बहुत रेलेवेंट है
अभी के टाइम पे, या फिर किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो क्लास, कास्ट, जेंडर, इन सब में, इन सब के एस्पेक्ट में जब डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, जब डिफरेंसेस लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, at least to ask. I don't know whether we have answer to this or not, but in philosophy we can always debate, we can always navigate different options while so it is very important to ask a relevant question. You get the answer, a perfect answer or not, you will get many answers and will have to navigate through it. So thank you, that's all for today. Thanks for watching the video. और ऐसे ही पॉलिटिकल थियोरीज़ में और भी थियोरी कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स मैं बनाऊंगी, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, and also share with your friends who are interested in learning. And also if you want to suggest anything, please do suggest that. Thank you.